हेलो फ्रेंड्स, HS22 के डी रॉ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज़ चलाया हुआ है हम उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। इसका सेकंड पोर्शन जहां पे हम इकोनॉमिक हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और कुछ ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो आपको जो PDF मिलेगा वो हमारी ऐप पे HPS प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ 2022 के सेक्शन में मिलेगा। वहाँ पे जो फ्री कंटेंट में जो फ्री रिसोर्सेज वाला फोल्डर है वो आप ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको PDF ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सन्यासी और फ़कीर रेबेलियंस के ऊपर है, इनके ऊपर दो स्टेटमेंट्स अब अभी कंसिडर करेंगे। सो सन्यासी एंड फ़कीर रेबेलियंस वर द कम्यूनल क्लैशेस विद इन द इंडियन सोसाइटी। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। जो सन्यासी और फ़कीर रेबेलियंस थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ रिवोल्ट्स थे, क्लैशेस थे, और इस रिवोल्ट में हमें कम्यूनल हार्मनी देखने को मिलती है। यहाँ पे कम्यूनल क्लैशेस जैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फ़कीर दोनों यहाँ पे इकट्ठे होके, अगर इकट्ठे नहीं भी हैं तो अलग अलग से ब्रिटिश कंपनी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड हमें नहीं दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है वो हमें 1857 रिवोल्ट के बाद में नज़र में आता है, उससे पहले इट इज़ नियरली एब्सेंट। सेकेंड स्टेट में हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जो है, जो 1764 में होता है, इसने ग्रेट रोल प्ले किया इन सन्यासी और फ़कीर रिवोल्ट्स के कॉज को अपलिफ्ट करने में। कहने का मतलब कि बैटल ऑफ बक्सर ने बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से रिवोल्ट्स होने लग रहे थे, क्योंकि 1770 से 1810 तक ये 30-40 साल ये रिवोल्ट्स होते रहे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही कंपनी ने ईस्ट इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया, उसने सारा जो इंडियन सिस्टम था, सारा जो एक यू कैन से सारी सोसाइटी जो एक साथ मिलके रह रही थी, जो ज़मींदार और बाकी लोग, कोई रोकता नहीं था सन्यासियों को एक स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और ये सन्यासी इवन थोड़ा चंदा कलेक्ट भी करते थे। कंपनी ने सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया, तो उसकी वजह से इनके कुछ फॉलोअर्स ने और इन्होंने खुद ने भी क्लैशेस किए, ठीक है, जिसकी वजह से रिवोल्ट्स होते हैं। और आनंद मठ नाम का जो नावल है जो बंकिम चंद्र ने लिखा हुआ है, वो इन्हीं रिवोल्ट्स को ही एक्सप्लेन करता है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी रिवोल्ट्स के ही रिगार्डिंग है कि कौन से रिवोल्ट में हम इस जो फ्रीडम फाइटर की बात करने वाले हैं वो इन्वॉल्व हैं। रानी शिरोमणि एक बहुत प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थी, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कौन से रिवोल्ट के साथ जुड़ी हुई थी? क्या वो कित्तूर रिवोल्ट था, क्या वो गडकरी रेबेलियन था, या फिर चुआर रेबेलियन था, या कोई भी नहीं था? सो द आंसर विल बी चुआर रेबेलियन, C। रानी शिरोमणि अगेन हम NCERTs में और बुक्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते इनके बारे में, लेकिन इनका चुआर रेबेलियन में बहुत प्रोमिनेंट रोल था। ये भी बंगाल वाले साइड पे हुई थी। बंगाल वाले साइड पे जो ट्राइबल एरियाज़ थे और कुछ वहाँ पे जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द कंपनी। वो उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें लगानी शुरू की, कंपनी ने जो भी अपनी रेवेन्यू पॉलिसीज़ लगानी शुरू की उसके ख़िलाफ़, उसमें इन रानी का भी नाम आता है, ऑल्दो हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। कित्तूर रिवोल्ट में रानी चिन्नम्मा का नाम आता है, वो एक अलग से रिवोल्ट है जो कि कर्नाटका वाले एरिया में होता है। सो इसका C आंसर होगा करेक्ट। रानी शिरोमणि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे नाम या ऐसे क्वेश्चंस हम रेयर ही पढ़ते हैं, इनको ज़्यादा हिस्ट्री में जगह नहीं दी गई है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको करेक्टली यहाँ पे मैच करना है कि कौन सी ट्राइब कौन से एरिया में उन्होंने रिवोल्ट किया। डैट मीन्स कि कौन सी ट्राइब कौन से एरिया में रहती है या फिर वहाँ पे रिजाइड करती है। तो पहला है कोल ट्राइब, क्या वो महाराष्ट्र की है? दिस इज़ रॉन्ग। एक चीज़ आपने याद रखनी है, कोल ट्राइब है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में आपको मिलती है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये झारखंड वाले एरिया में आपको ये लोग मिलेंगे जो कोल ट्राइब के हैं। और एक और चीज़ इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो कोली ट्राइब है, कोली, वो महाराष्ट्र में आपको मिलती है। आपने हाल ही में मूवी देखी होगी तानाजी करके, जो कि एक ग्रेट वॉरियर थे। वो असल में प्रॉपर मराठा नहीं थे, वो एक कोली ट्राइबल थे, जो कि महाराष्ट्र में कोलीज जो हैं वो मिलते हैं। महाराष्ट्र को ये अपना घर कहते हैं। सेकंड है ओरांव ट्राइब, क्या वो झारखंड में है? दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। थर्ड इज़ हो ट्राइब, HO, क्या वो कर्नाटका में पाई जाती है? दिस इज़ रॉन्ग। ये भी झारखंड वाले एरिया में ही पाई जाती है। तो कहने का मतलब
तीनों की तीनों ट्राइब्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाई जाती हैं, झारखंड वाले एरिया में। सो 2 यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, सो ओनली 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं। ये फिर से ट्राइबल्स के ही ऊपर क्वेश्चंस हैं कि पहला स्टेटमेंट इसमें होगा कि ट्राइबल्स ने सारे आउटसाइडर्स के ऊपर अटैक किया क्योंकि उनका सोशो कल्चरल सिस्टम कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा था। लेकिन क्या ये बात सच है? दिस इज़ नॉट ट्रू। ट्राइबल्स ने उन्हीं के ऊपर अटैक किया जो उनके लिए खतरा थे। जो पुअर नॉन ट्राइबल्स थे या फिर जो उनके साथ मिलकर काम करते थे, ट्राइबल्स ने उनको अपना अलाय ही बनाया, अपना दोस्त बना के रखा और उनके ऊपर हमले नहीं किए। तो यस, ट्राइबल्स ज़्यादातर आउटसाइडर्स के खिलाफ हो सकते थे जो भी उनके सिस्टम को हार्म करने आ रहे हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो ब्रिटिश हो। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। और आउटसाइडर्स के लिए एक बहुत प्रोमिनेंट टर्म भी यूज़ की जाती है, स्पेशली छोटा नागपुर वाले एरिया में, डैट इज़ डीकूज। तो ये चीज़ नॉन ट्राइबल्स के लिए यूज़ की जाती थी, ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, द ट्राइबल लीडर्स ऑफन मेड यूज़ ऑफ डिवाइन एलिमेंट्स एंड आइडियाज सच एज डॉन ऑफ गोल्डन एज, अपने भाइयों को, अपने साथ वालों को मोटिवेट करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ट्राइबल्स भगवान में या फिर एक सतयुग वाले आइडिया में या फिर एक मसीहा वाली एक जो थ्योरी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि इनके लीडर्स जो थे वो असल में काफ़ी सुपरस्टिशंस का यूज़ करते थे सो दैट जो बाकी ट्राइबल्स हैं उनके साथ जुड़ पाएँ। बिकॉज जो हमारे बिरसा मुंडा की हम बात करते हैं, उन्होंने सतयुग की बात की थी कि हम सबको मार भगाएंगे अंग्रेज़ों को और सतयुग लेके आएंगे। कुछ लोगों ने अपने आप को अवतार भी बताया कि कोई पांडवों का अवतार है और कोई कुछ है। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ट्राइबल जो रिवोल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हुए। सो एकदम सही यहाँ पे स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ भी B2 ओनली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपने कोई भी स्टेटमेंट जब पढ़नी है तो अच्छे से पढ़नी है। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की जब हम बात करें। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, अब आपने इन सिविल रेबेलियंस को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ये जो रिवोल्ट्स है कब कब होते हैं। सो सबसे पहले भील अपराइजिंग। तो भील्स जो हैं वो वेस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में। इनका रिवोल्ट होता है 1818 और 31 में। जो मेजर रिवोल्ट होता है, वैसे तो उन्होंने काफ़ी टाइम पे रिवोल्ट किया, पर जो मेजर रिवोल्ट माना जाता है वो इस दौरान होता है। देन दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट, ये हमें 1805 के आसपास मिलता है केरला वाले रीजन में, जिसको हम ट्रैवनकोर भी कहते हैं। ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से दीवान थे। बुरी तरह इनको हरा के मार कर इनको चौराहे पे लटका दिया गया था इंडियंस को डराने के लिए। तो 1805 में होता है। सतारा रेबेलियन महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है 1840s में। तो यहाँ पे 2, 1 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनते हैं। फिर से यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर से बात रिपीट कर दूं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल क्वेश्चंस के हिसाब से कि कौन सी चीज़ उससे पहले हुई कौन सी बाद में। सो डेट्स रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके बाद में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है कि फॉरेन कैपिटल रिप्रेजेंटेड द डिस्पॉयलेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। ये किस महान इंडियन लीडर ने स्टेटमेंट दी, तो ये हमें देखना है। ऐसे सवाल काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं बिकॉज सारे स्टेटमेंट्स हम लर्न नहीं कर सकते। फिर से मैं आपको बताऊंगा कि यू डोंट हैव टू क्रैम ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो किसी इंपॉर्टेंट लीडर ने दी हो। रटने नहीं बैठ जाना है, आता है ठीक है, नहीं आता है आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिए। NCERTs और बेसिक टेक्स्ट में जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं उनके ही ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या गोखले जी थे, क्या RC दत्त थे, दादा भाई नौरोजी थे, या फिर SN बैनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा C, डैट इज़ दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी नाम की थ्योरी बताई कि किस तरह से अंग्रेज़ एक्चुअल में इंडिया को लूट रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अपनी 2 किताबों में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश MP भी रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। पहले एशियन मूल के ब्रिटिश MP थे लिबरल पार्टी से, और इंग्लैंड में रह के ही उनकी जड़ें खोखली कर गए जब ये सारे एनालिसिस को उन्होंने किया और इंडियंस को बताया कि एक्चुअली में उन्हें लूटा कैसे जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने ही दिया, C इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 7th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये वेल्लोर म्यूटनी के बारे में क्वेश्चन है जो कि 1806 में होती है वेल्लोर तमिलनाडु में, और ये पहला
सिपॉय म्यूटनी था, पहला क्रांति था जो किसी सोल्जर ने किया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें है कि दिस सोल्जर म्यूटनी अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द सिपॉय ड्रेस कोड। सिपाहियों की ड्रेस में बदलाव किए गए जिसकी वजह से रिवोल्ट होता है, बहुत बड़ा कारण बनता है, और ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हिंदू होते थे उस टाइम पे वो अपने माथे पे तिलक लगा के रखते थे, अपने ही स्टाइल की टर्बन पहनते थे जो उनका कल्चर इजाज़त देता था, जो कल्चरल था। तो सारी चीज़ें हटा के एक लेदर कैप मंगवा दी गई, मतलब वहाँ पे लाने की बात की गई, जो कि अक्सर क्रिश्चियन कॉन्वर्ट्स पहना करते थे। तो उनकी ड्रेस को कहीं ना कहीं यूरोपियनाइज करने की बात हो रही थी, तो यहाँ पे हिंदूज़ को लग रहा था कि हमारा कल्चर ख़तरे में आ रहा है। सिमिलरली मुस्लिम्स को बोला गया कि आपको दाढ़ी शेव करनी पड़ेगी और अजीब सी आपको कैप पहननी पड़ेगी, जो हेड ड्रेस जिसको हम बोलते हैं, जो कि क्रिश्चियन कॉन्वर्ट्स पहनते थे और जो यूरोपियन स्टाइल में लग रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी नाराज़गी होती है और ये रिवोल्ट उसकी वजह से होता है। हालांकि कॉजेस और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है अगर हम बात करें। सेकंड है कि रेबेलियन वाज आल्सो इंस्टिगेटेड बाय द सन्स ऑफ द डिफीटेड टीपू सुल्तान। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। ऐसा कहा जाता है कि वेल्लोर में ही टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी थी 1799 में, उसके 5-6 साल बाद ही ये चीज़ हो रही है। वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ एक्ट्स इनको भड़काने का काम किया होगा। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट है कि ये एक ही दिन हुई। ये भी सही है, क्योंकि एक ही दिन में जो अंग्रेज़ों ने ये सारा काबू में कर लिया था और कुछ जवानों को शहीद कर दिया था और बाकियों को कोर्ट मार्शल कर दिया था। यहाँ पे क्रैडॉक नाम के ऑफिसर थे, उन्होंने यहाँ पे एक्शन लिया था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। 8वां सवाल है रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में, जो कि इंडिया में लगाया गया। ये कहाँ पे लगाया गया? हम एरियाज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो करेक्ट अपने एरियाज़ देखने हैं। कूर्ग रीजन ऑफ कर्नाटक, असम के पार्ट्स, मद्रास प्रेसिडेंसी और अवध रीजन। तो द करेक्ट आंसर विल बी कूर्ग, असम और मद्रास प्रेसिडेंसी। डैट मीन्स 1, 2 एंड 3। सो ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। अवध वाले रीजन में हमें महालवाड़ी सिस्टम दिखता है, तालुकदार वाला सिस्टम था, और वहाँ पे अवध में यूपी वाले सेंट्रल यूपी वाले एरिया में रैयतवाड़ी सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पहले यहाँ पे ज़मींदारी भी लगाया गया, फिर बाद में ज़मींदारी में थोड़ा सा बदलाव करके तालुकदारी सिस्टम लगाया गया और महालवाड़ी के भी थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस एरिया में। तो पहले 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस होंगे। सो ए विल बी द राइट आंसर। कुर्ग एरिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक ख़ास एरिया है कर्नाटक का, जहाँ से कॉफ़ी तो आती है। इंडिया के काफ़ी हॉकी प्लेयर्स इस एरिया से आते हैं। अगर हम बात करें, इस एरिया के प्लेयर्स काफ़ी हॉकी अच्छा खेलते हैं और कुछ इंडिया में आपको देखने को मिलता है इनका जो रोल है। अब हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चंस हैं, तो पहला स्टेटमेंट से हम पढ़ते हैं। सो द कंपनी वांटेड द न्यूली क्रिएटेड ज़मींदार्स एज देयर लॉयल अलाइज। ये एकदम सही है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जब बंगाल में लगाया गया तो कंपनी ने सोचा कि हम सारी की सारी जो मालिकी है ज़मीन की जो ओनरशिप है ज़मींदार को दे देंगे, और ज़मींदार को सिंस ओनरशिप देने वाले अंग्रेज़ ही हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि वो इनके साथ मिल के काम करेंगे और उनके अलाइज बन के रहेंगे। और ये जैसे उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ, और यही ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों की हेल्प भी की। सो दैट इज़ करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। और सेकंड है कि 20% रेंट दिया गया था ज़मींदारों को, क्योंकि वो कलेक्ट करके देते थे रेंट। ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 20% नहीं था, 11% जो रेंट था वो ज़मींदारों को अलॉट किया जाता था। 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था। थर्ड स्टेटमेंट है अंडर दिस द कंपनी ऑफिशियल्स ऑल्सो बिकेम ज़मींदार्स। ये भी सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेंट जो फिक्स है वो किया जाता था कि जो ट्रेडिशनल ज़मींदार थे वो मिस आउट कर जाते थे, और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ये पैसे हैंड कर तो वैसे ही बहुत अमीर हो चुके थे, ये ज़मींदार बन गए थे। और काफ़ी केसेस में कंपनी के ऑफिशियल्स ही ज़मींदार बन बैठे थे, तो बड़ी अजीब चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगी। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन 10th क्वेश्चन हम देखते हैं कि संबुधान नाम के जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे वो कौन से इलाके में उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्रांति की? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। असम वाले इलाके में इन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़
आंदोलन नहीं कहेंगे, रिवोल्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश ने इनके ट्राइबल एरियाज़ को डिवाइड कर दिया था और इनकी जो ट्राइबल सिस्टम है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। असम वाला जो पोर्शन था उसमें काफ़ी जो अंग्रेज़ों ने ट्राइबल एरियाज़ घुसा दिए थे जो कि असम के कल्चर के साथ नहीं मैच खा रहे थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट किया क्योंकि उनके कल्चर के ऊपर डायरेक्ट असॉल्ट था। तो संबुधान जो थे वो काचार हिल्स के आसपास उन्होंने रिवोल्ट किया। सो इस लीडर का नाम अपने याद रखना है, तो द आंसर विल बी ए। 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से आपको करेक्टली मैच को आइडेंटिफाई करना है। न्यूज़पेपर्स और उनके चीफ एडिटर्स कौन कौन थे। तो पहला है अमृत बाज़ार पत्रिका, और इनको एडिट करने वाले थे शिशिर कुमार घोष, ये एकदम सही है, जो कि बंगाली थे। सेकंड था बंगाली, इनको एडिट करने वाले थे बिपिन चंद्रपाल, दिस इज़ रॉन्ग। इनको एडिट करने वाले थे SN बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में भी काफ़ी हिस्सा लिया और जिनको एडमंड बर्क भी कहा जाता है, और ये ICS का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुके थे। और सुधारक जो किया है वो GK गोखले जी ने किया, ये एकदम सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट होंगे, तो C विल बी द राइट आंसर। तो अमृता बाज़ार पत्रिका का एक बहुत ही प्रोमिनेंट किस्सा मशहूर है कि जैसे ही वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया 1878 लॉर्ड लिटन के द्वारा, कि जितने भी इंडियन भाषाओं के न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर रोकें लगाई जाएंगी, तो इन्होंने रातों रात इंग्लिश वर्जन निकाल दिया था। तो ऐसे ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठगने में माहिर हो चुके थे। देन 12th क्वेश्चन, कि हिंदू और स्वदेशा मित्रन जैसे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटर कौन थे इन चारों ऑप्शंस में से। तो क्या वो दादा भाई थे, जी सुब्रमण्य अय्यर थे, आनंद चार्लू थे, या फिर इनमें से कोई नहीं था। सो द करेक्ट आंसर इज़ जी सुब्रमण्य अय्यर, जो कि सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक हैं मद्रास वाले रीजन से, एस्पेशली प्री कांग्रेस ईरा में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। प्री कांग्रेस एसोसिएशंस की जब हम बात करते हैं, जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, तो वहाँ पे जी सुब्रमण्य अय्यर जैसे इकोनॉमिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ने काफ़ी अवेयरनेस फैलाने का काम किया, और उनके जो माध्यम थे वो ये न्यूज़पेपर्स ही थे। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन को अब हम कंसिडर करते हैं। सो इंडिया में जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में फ्लरिश करता है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी दौरान ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आती है, जिसके बाद हमें एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि इंडिया को सिविलाइज करने की बात नहीं की जा रही है, लूटने की बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड ब्रोक द बैक ऑफ रूरल इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क इन इंडिया, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड में रेवोल्यूशन होता है वहाँ पे कॉटन के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही स्पीड से बनने शुरू होते हैं, और इंडिया आपको याद रखना है कॉटन के लिए हमेशा से बहुत फेमस रहा है। कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए इतना फेमस रहा है कि यूरोप में बैन लगाना पड़ता था कि भाई इंडिया की चीज़ें बहुत आ रही हैं, उन पे बैन लगाओ, एक्ट्स पास किए जाते थे बाकायदा। इसलिए इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी मार्केट बनाने के लिए कॉटन के प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकने शुरू हो गए, और इंडिया में जो गांव-गांव में जो रूरल हैंडीक्राफ्ट्स और जो यहाँ के कारीगर चीज़ें बनाया करते थे उनका टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया, जिससे इंडिया का जो रूरल इंडस्ट्री थी वो टोटली यहाँ पे तबाह हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट होंगी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। 14th क्वेश्चन में हम फ्री ट्रेड फेस की बात करते हैं, जो कि आया था इकोनॉमिक हिस्ट्री में, कि क्या इनके फीचर्स हैं। कुछ सम फीचर्स हम इसमें देखने वाले हैं। सो इट प्रमोटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, डैट इज़ ट्रू, क्योंकि जैसे ही फ्री ट्रेड आता है, फ्री ट्रेड का जो फेज़ आता है इंडिया में, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो रूल्स हैं अपने हिसाब से चलाने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे ज़्यादा कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर होगी सो दैट लगान ज़्यादा वसूल किया जा सके। सेकंड है फेमीन्स यहाँ पे बहुत आने शुरू हो गए, क्योंकि फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई। अगेन इसका रीज़न क्या होगा? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में जो खेती पहले होती थी वो पैसे के लिए नहीं होती थी, या फिर कुछ बेचने के लिए नहीं होती थी। ना ही जो भैंस रखते थे, जो गाय रखते थे, ना ही वो दूध बेचना ठीक समझते थे, और ना ही अपना अनाज बेचना। बार्टर सिस्टम एक गांव में ज़रूर था, लेकिन एग्रीकल्चर वाज एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ।
कमर्शलाइज सिस्टम नहीं था। तो जैसे ही कमर्शलाइजेशन आने लगी, फेमीन्स आने लगी क्योंकि फूड ग्रेन्स की कमी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई। और उसी टाइम पे इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था, तो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो यूके भी थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो रहा था। ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है कि रिफॉर्म्स यहाँ पे प्रमोट किए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि फ्री ट्रेड के दौरान अंग्रेज़ों को अपनी चीज़ें इंडिया में बेचनी थी, और इंडिया में वो चीज़ें तभी बेच पाएंगे अगर इंडियंस इंग्लिश टेस्ट के हो जाएं। और इंडिया की सोसाइटी को बदलने की कोशिश की गई ताकि वो ब्रिटिश सिस्टम के अनुकूल कहीं ना कहीं हो सके। फोर्थ है कि ईस्ट इंडियाज़ मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। डैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली का कोई काम ही नहीं रह गया था, क्योंकि इंडिया को मार्केट बनाना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में चीज़ें डंप करनी थी, इंडिया में बेचनी थी। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब 15 क्वेश्चन को देखते हैं, जो फिर से एक स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ एन एक्सक्लूसिव कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इज़ परहैप्स द वर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स फॉर एनी कंट्री वट एवर। कहने का मतलब है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी ही सरकार चलाने पे आ गई तो उससे घटिया गवर्नमेंट पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। तो ये देने वाले थे एडम स्मिथ, जिन्होंने फ्री ट्रेड की बात की, जो कहते थे कि सरकारों को ट्रेड में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मर्चेंट्स की जो गवर्नमेंट होती है, एक्सक्लूसिव जो गवर्नमेंट है, उसके वो काफ़ी खिलाफ थे। यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। 16वां क्वेश्चन है फिर से रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में, सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि इस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू में किसी टाइप के सर्वेज और असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि रैयतवाड़ी रेवेन्यू सेटलमेंट में जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था। लैंड रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ही हाई फिक्स किया गया था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगान बटोरने के लिए अंग्रेज़ क्या करते थे, उसमें ज़्यादा मेजरमेंट्स करवाते थे, ज़्यादा सर्वेस करवाते थे, सो दैट ज़्यादा सही से माप लिया जा सके और ज़्यादा अच्छे से लगान की वसूली की जा सके। तो सबसे ज़्यादा असेसमेंट एक्चुअल में इसी दौरान होते थे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलिटेरियन मूवमेंट ऑफ इंग्लैंड। दिस इज़ आल्सो ट्रू, क्योंकि यहाँ पे रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट आता है। ये थ्योरी का नाम आपने याद रखना है, रिकार्डोज थ्योरी ऑफ रेंट। अब रिकार्डो यहाँ पे कहता है, अब रिकार्डो का यहाँ पे यही कहना है कि भाई ज़्यादा जो भी कोई किसान है उसके ऊपर इतना भी ज़्यादा रेंट, इतना भी ज़्यादा टैक्स ना लगाओ, ठीक है, कि वो परेशान हो जाए, और इतना कम भी टैक्स ना लगाओ कि सरकार को वहाँ से ज़्यादा आमद ना हो। तो रिकार्डो एक्चुअली क्या कहता है कि हमें ज़्यादा एंटरप्राइजिंग यहाँ पे फार्मर्स को प्रमोट करना चाहिए और रेंट अच्छा खासा यहाँ पे वसूल करना चाहिए। इस थ्योरी को आप ज़रूर पढ़ें। तो जो रिकार्डो की थ्योरी थी वो इंडिया में एज सच लागू की जा रही थी, जबकि इसमें एक फ्लॉ ज़रूर था। रिकार्डो की जो थ्योरी थी वो इंग्लैंड में इसलिए लग रही थी क्योंकि वहाँ पे जो किसान था वो एक्चुअल में ओनर था, लेकिन यहाँ पे इंडियन जो किसान है वो ओनर होके भी ओनर नहीं था, क्योंकि उसकी ज़मीनें या तो मनी लैंडर्स के पास चली जाती थी, या फिर कंपनी के पास चली जाती थी, या फिर ज़मींदारों के पास चली जाती थी। तो एक्चुअल में जब आप ओनर नहीं हो तो आप अपनी ज़मीन में इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो रिकार्डो यहाँ पे ये भी कहता था कि आपको इंसेंटिव देने चाहिए फार्मर्स को, सो दैट वो खुद से ही इन्वेस्ट करें। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। 17th जो क्वेश्चन है, अब इसको हम देखते हैं। अभी फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। अब फोर्ट विलियम कॉलेज है वो 1800 में बनाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ये इसलिए बनाया गया था सो दैट जितने भी इंडियन ऑफिसर्स हैं, कंपनी के ऑफिसर्स हैं, उनको इंडियन कल्चर के बारे में नॉलेज हो, इंडियन भाषाएं वो सीख सकें, चाहे वो अरबी है, अरबी हालांकि इंडियन भाषा नहीं है लेकिन इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ने के लिए ज़रूरी है, फ़ारसी है जो कि मुग़ल्स के टाइम पे थी, हिंदी है, संस्कृत है, ये सारी भाषाएं यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, जो कि कैलकाटा में है। इसलिए यहाँ पे ऑफिशियल्स की अच्छी खासी ट्रेनिंग होती थी और यहाँ पे बंगाली और उर्दू जैसी भाषाओं का डेवलपमेंट भी हुआ। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। और इट वॉज बिल्ट बाय लॉर्ड एलन बोरो, जो कि उस टाइम के गवर्नर थे। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 में बनाया गया और लॉर्ड एलन बोरो तो उसके 40 साल बाद आते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट ही सही होगी 1, सो ए विल बी द राइट आंसर।
अब फिर से स्टेटमेंट बेस यहाँ पे सवाल है कि किसने स्टेटमेंट दिया कि वी कुड ओनली गवर्न बाय मेंटेनिंग द फैक्ट दैट वी आर अ डोमिनेंट रेस। ये रेशियल स्टेटमेंट किसने दी? देखने में तो लगता है लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा रेसिस्ट थे तो उन्होंने दी होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट एक्चुअली में लॉर्ड एल्गिन ने दी, जो कि लॉर्ड कर्जन से जस्ट पहले आए। जब इंडिया में 1896-7 के आसपास बहुत भयंकर प्लेग फैला था, तो यही लॉर्ड एल्गिन ही यहाँ पे मौजूद थे और ये स्टेटमेंट उन्होंने ही दी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19th हैं जो फॉलोइंग फैमीन कमीशंस हैं, आपने इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो मैकडोनल्ड कमीशन जो आया यहाँ पे, ये 1900 के आसपास आया। स्ट्रैची कमीशन आता है 1878 में। जेम्स लायल कमीशन आता है 1897 में। ठीक है, तो ये सारे फेमीन्स के रिगार्डिंग कमीशंस थे, क्योंकि भूखमरियाँ इंडिया में बहुत आ रही थी, बहुत लोगों की डेथ हो रही थी, तो अंग्रेज़ों को इनको अपॉइंट करना पड़ा सो दैट डैमेज कंट्रोल थोड़ा बहुत हो पाए। सो द करेक्ट आंसर विल बी 231। सो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से वाइस रॉयस के टाइम पे ये सारे कमीशंस आए, ये भी चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ये इंडिया के फर्स्ट रेलवे प्रपोजल्स के बारे में कि इंडिया में पहला रेलवे कब आता है। तो पहला जो रेलवे प्रपोजल आता है वो मद्रास में आता है 1832 में, एंड दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो पहला रेलवे जो था वो रेड हिल रेलवे इंडिया की पहली ट्रेन थी, जो कि मद्रास में चली थी 1837 में, ये भी सही है। और रेलवे जो सबसे पहले 1830s में यूज़ हुई वो इंडस्ट्रियल कॉजेज़ के लिए यूज़ हुई, लेटराइट स्टोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी और ऑल ऑफ द अबव इसमें डी आंसर होगा। अब आप बोलोगे कि आपने 1850s वाला पढ़ा है कि जो ट्रेन इंडिया में चलाएगी बॉम्बे टू थाना, बट दैट वाज फॉर पैसेंजर्स। ये इंडस्ट्रियल रेलवे है, ये आपने याद रखना है। इंडस्ट्रियल रेलवे जो कि इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए ही काम आ रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए काम आ रही है। तो सबसे पहले जो प्रपोज़ल दिया गया वो 1832 में, चलाया गया 1837 में। और ये जो रेलवेज़ बनाने वाले जो शख्स थे वो थे आर्थर कॉटन नाम के ब्रिटिश। तो 1830s में ही जो हमारी रेलवेज़ का जो विकास है वो शुरू हो जाता है, हालांकि जो पर्पस था उसका वो टोटली कॉलोनियल था। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। सो हम फिर अगले सेशन में हाज़िर होते हैं। जय हिंद।